श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने शक धातु और आप धातु के लट लोट लंग 3 लकार में रूप देखे थे और साथ में यह भी देखा था कि शक धातु और इश धातु के कर्मकारक के रूप में कोई क्रिया आ जाए तो इसका अनुवाद करने के लिए तुमुन प्रत्यंत क्रिया का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने शक धातु के और प्राप धातु के लट लोट लंग 3 लकार में रूप देखे थे। आज हम देखेंगे शक और प्राप धातु के विधिलिंग और लट लकार में रूप। पहले देखते हैं विधिलिंग में रूप। रूप आपके सामने है। शक्नुयात, शक्नुयाताम, शक्नुयुः, शक्नुयाः, शक्नुयातम, शक्नुयात, शक्नुयाम, शक्नुयाव, शक्नुयाम। और शक धातु के लट लकार में रूप चलेंगे शक्ष्यति, शक्ष्यतः, शक्ष्यन्ति, शक्ष्यसि, शक्ष्यथः, शक्ष्यथ, शक्ष्यामि, शक्ष्यावः, शक्ष्यामः। प्रपूर्वक आप धातु के भी रूप शक के अनुसार ही चलते हैं। विधिलिंग में प्राप धातु का रूप बनेगा प्राप्नुयात। शक धातु के विधिलिंग के रूप देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। प्राप्नुयात, प्राप्नुयाताम, प्राप्नुयुः, प्राप्नुयाः, प्राप्नुयातम, प्राप्नुयात, प्राप्नुयाम, प्राप्नुयाव, प्राप्नुयाम। और प्राप धातु के लट लकार में रूप बनेगा प्राप्स्यति। तो इसके रूप भी शक के अनुसार ही चलेंगे। शक के लट लकार के रूप देखते जाएं और मेरे साथ बोलते जाएं। प्राप्स्यति, प्राप्स्यतः, प्राप्स्यन्ति, प्राप्स्यसि, प्राप्स्यथः, प्राप्स्यथ, प्राप्स्यामि, प्राप्स्यावः, प्राप्स्यामः। 3 लकार के रूप आपको अच्छी तरह से याद हैं, तो ये 2 लकार के रूप तो अत्यंत सरल हैं। लट लकार में रूप तो पच धातु के समान ही है। पच धातु का रूप बनता है पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति और शक धातु के रूप हैं शक्ष्यति, शक्ष्यतः, शक्ष्यन्ति। विधिलिंग में रूप थोड़े पृथक जरूर हैं पर कठिन नहीं है, सहजता से याद रह जाएंगे। ध्यान से आप 2-4 बार पढ़ें तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब आप लोगों को शक धातु के लट लोट लंग के रूप तो याद हो ही चुके हैं और विधिलिंग और लट लकार के रूप भी अभी हमने देख लिए हैं। तो अब शक के अनुसार चलने वाली एक धातु है ची, जिसका अर्थ होता है चयन करना, चुनना, चुनाव करना। तो यह धातु भी लोक में बहुत प्रयुक्त धातु है और उसके रूप भी शक धातु के अनुसार ही चलते हैं। 1-2 जगह पर थोड़ी भिन्नता है, वह भी सहजता से आप याद कर सकें वैसी हैं, कोई कठिन नहीं है। तो आज हम ची धातु के भी रूप देख लेते हैं। शक धातु के लट लकार के रूप आपके सामने हैं और ची धातु के भी लट लकार के रूप आपके सामने हैं। चिनोति, चिनुतः, चिन्वन्ति, चिनोषि, चिनुथः, चिनुथ, चिनोमि, चिनुवः, चिन्वः, चिनुमः, चिन्मः। आप देख सकते हैं शक और ची 2 धातुओं के रूप में ज़्यादा भिन्नता नहीं है। प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन में तो रूप समान ही है। प्रथम पुरुष बहुवचन में शक धातु का रूप बना है शक्नुवंती और ची धातु का रूप है चिन्वंती। तो एक भिन्नता तो यहाँ पर है, ये ध्यान रखेंगे। शक धातु में शक्नुवंती बना है, वहाँ पर नु सुनाई पड़ता है और ची धातु में नु के स्थान पर केवल नकार है, अतः रूप बनता है चिन्वंती। मध्यम पुरुष के रूप में कहीं कोई भिन्नता नहीं है। एकवचन द्विवचन बहुवचन में शक और ची दोनों धातु के रूप एक समान ही हैं। उत्तम पुरुष एकवचन में भी रूप में कोई भेद नहीं है। शक धातु में शक्नोमी बना है और ची धातु में चिनोमी बना है। द्विवचन और बहुवचन में थोड़ी भिन्नता है। शक धातु उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप है शक्नुवः और बहुवचन में रूप है शक्नुमः। तो यही दोनों रूप ची धातु के भी हैं। उत्तम पुरुष द्विवचन में चिनुवः और उत्तम पुरुष बहुवचन में चिनुमः रूप बने हुए हैं। पर शक धातु के उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन में एक ही रूप है और ची धातु के उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन में 2 रूप बने हैं। चिनुवः के साथ चिन्वः भी हैं और चिनुमः के साथ चिन्मः भी हैं।
तो हम चिनुवह चिन्वह दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और बहुवचन में भी चिनुमह चिन्मह इनमें से दो में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के शक धातु और ची धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन इन 3 स्थानों पर ही थोड़ी भिन्नता है। तो इस बात का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ची धातु के भी रूप याद करने में कोई कठिनाई नहीं है। अब हम देखते हैं ची धातु के लोट लकार के रूप। शक धातु के लोट लकार के रूप आपके सामने है और ची धातु के रूप इस प्रकार चलेंगे। चिनोतु चिनुताम चिन्वन्तु, चिनु चिनुतम चिनुत, चिनवानी चिनवाव चिनवाम। लोट लकार में भी आप देखें शक धातु और ची धातु में प्रथम पुरुष में एक वचन द्विवचन में रूप समान है, कोई भेद नहीं है। प्रथम पुरुष बहुवचन में शक धातु का रूप है शक्नुवन्तु और प्रथम पुरुष बहुवचन ची धातु का रूप बना है चिन्वन्तु। जैसा लट लकार में भिन्नता थी वैसी भिन्नता लोट लकार में है और कोई भेद नहीं है। शक धातु मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बना है शक्नुहि और ची धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में रूप है चिनु। बाकी मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के दोनों धातु के रूप एक समान है, कोई भेद नहीं है। और उत्तम पुरुष के तीनों ही वचन में दोनों धातुओं के रूप एक समान है, कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार शक धातु और ची धातु के लोट लकार में केवल प्रथम पुरुष बहुवचन और मध्यम पुरुष एक वचन में ही थोड़ा भेद है, बाकी रूप एक समान है। अब ची धातु के लंग लकार में रूप देखेंगे। शक धातु के रूप आपके सामने है। ची धातु के रूप इस प्रकार चलेंगे। अचिनोत अचिनुताम अचिन्वन, अचिनोह अचिनुतम अचिनुत, अचिनवम अचिनुव अचिन्व अचिनुम अचिन्म। तो लट लकार के समान लंग लकार में भी आप देख सकते हैं प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन में दोनों धातुओं के रूप एक समान है। प्रथम पुरुष बहुवचन में शक धातु में नु सुनाई पड़ रहा है और ची धातु में केवल नकार सुनाई पड़ रहा है, जैसा हमने लट लकार में और लोट लकार में देखा था। अतः शक धातु का रूप बना है अशक्नुवन और ची धातु का रूप बना है अचिन्वन। मध्यम पुरुष में दोनों ही धातुओं के तीनों ही वचनों में रूप एक समान है, कोई भेद नहीं है। उत्तम पुरुष एक वचन में भी दोनों धातुओं के रूप समान है, केवल द्विवचन और बहुवचन में भिन्नता है। जिस प्रकार लट लकार में हमने देखा था कि ची धातु उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन में 2 रूप बने थे, वैसे लंग लकार में भी उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन में 2 रूप हैं। शक धातु द्विवचन में अशक्नुव एक ही रूप है, पर ची धातु का रूप है अचिनुव और अचिन्व। और बहुवचन में शक धातु उत्तम पुरुष में रूप बना है अशक्नुम और ची धातु का रूप है अचिनुम अचिन्म। तो लट लकार के समान लंग लकार में भी प्रथम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, बस 3 स्थानों पर ही थोड़ा सा भेद है, बाकी सब रूप शक धातु के समान ही हैं। आइए आज ची धातु के विधिलिंग के भी रूप देख लेते हैं। शक धातु के विधिलिंग के रूप आपके सामने हैं और ची धातु के विधिलिंग के रूप इस प्रकार चलते हैं। चिनुयात चिनुयाताम चिनुयुः, चिनुयाः चिनुयातम चिनुयात, चिनुयाम चिनुयाव चिनुयाम। तो आप देखें शक धातु और ची धातु के विधिलिंग में कहीं कोई भेद नहीं है, केवल मात्र लट लोट लंग में ही भेद था। अतः शक धातु के विधिलिंग के रूप याद होने पर ची धातु के विधिलिंग के रूप तो स्वतः ही याद हो जाएंगे। और लिट लकार में भी कोई भेद नहीं है। शक धातु के लिट लकार के रूप आपके सामने है और ची धातु के लिट लकार में रूप इस प्रकार चलेंगे। चेष्यति चेष्यतः चेष्यन्ति, चेष्यसि चेष्यथः चेष्यथ, चेष्यामि चेष्यावः चेष्यामः। तो इस प्रकार आपने देखा कि जैसे शक धातु के रूप है ठीक वैसे ही ची धातु के रूप है, बस केवल लट लोट लंग में ही 2-3 स्थानों पर भेद था और वो भी कोई कठिन नहीं है, बड़ी सहजता से याद रह जाए वैसा ही है। साथ में हम यह भी देख लेते हैं कि ची धातु का अन्य किन अर्थों में प्रयोग होता है। यदि ची धातु से पूर्व में सम उपसर्ग लगा देंगे तब धातु का अर्थ हो जाएगा संचय करना, इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करना इस अर्थ में ची धातु के रूप चलाने के लिए हमें ची धातु के रूप से पहले सम उपसर्ग को जोड़ना है। तो रूप इस प्रकार बनेंगे। लट लकार के ची धातु के रूप आपके सामने है और समपूर्वक ची धातु के रूप मेरे साथ बोलते जाएं। संचिनोति संचिनुतः संचिन्वन्ति, संचिनोषि संचिनुथ संचिनुथ, संचिनोमि संचिनुवः संचिन्वः संचिनुमः संचिन्मः। लोट लकार में बनेगा संचिनोतु। बाकी के रूप तो आप स्वयं ही चला सकते हैं, बहुत सरल हैं।
लंग लकार में हमें अचिनोत से पूर्व में सम उपसर्ग जोड़ना है, तो सम के मकार के साथ अचिनोत का अकार जुड़ जाएगा, अतः रूप बनेगा समचिनोत। अतः लंग लकार में रूप चलेंगे समचिनोत, समचिनुताम, समचिन्वन, समचिनोह, समचिनुतम, समचिनुत, समचिनवम, समचिनुव, समचिन्व, समचिनुम, समचिन्म। विधिलिंग में रूप होगा संचिनुयात और लिट लकार में रूप बनेगा संचेष्यति। ची धातु से पूर्व में निस उपसर्ग जोड़ देने पर ची धातु का अर्थ हो जाता है निश्चय करना। कक्षा 66 में हम श्चुत्व संधि देख चुके हैं कि शकार चवर्ग के योग में सकार तवर्ग को शकार और चवर्ग आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर श्चुत्व संधि का प्रयोग होगा। चिनोती के चकार के योग में यहाँ पर सकार आया हुआ है, अतः इस दंत्य सकार को तालव्य शकार आदेश हो जाएगा, अतः धातु का रूप बन जाएगा निश्चि। अतः धातु के लटलकार में रूप इस प्रकार चलेंगे निश्चिनोति, निश्चिनुतः, निश्चिन्वन्ति, निश्चिनोषि, निश्चिनुथः, निश्चिनुथ, निश्चिनोमि, निश्चिनुवः, निश्चिन्वः, निश्चिनुमः, निश्चिन्मः। तो यहाँ पर केवल हमें श्चुत्व संधि याद रखनी है, बाकी तो रूप ची धातु के समान ही चलते हैं। लोट लकार में रूप बनेगा निश्चिनोतु। लंग लकार में अचिनोत से पूर्व में हमें निस जोड़ना है, अतः रूप बनता है निसचिनोत। यहाँ श्चुत्व संधि नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ची से पूर्व में अ आ गया है, तो चकार के योग में सकार नहीं है, अतः यहाँ पर श्चुत्व संधि नहीं होती है। अतः लंग लकार में रूप चलेंगे निसचिनोत, निसचिनुताम, निसचिन्वन, निसचिनोह, निसचिनुतम, निसचिनुत, निसचिन्वम, निसचिनुव, निसचिन्व, निसचिनुम, निसचिन्म। तो निसपूर्वक ची धातु के रूप चलाते समय हमें ध्यान रखना है, लट लोट विधिलिंग और लृट में तो तालव्य शकार सुनाई पड़ेगा, किंतु लंग लकार में दंत्य सकार सुनाई पड़ेगा। और विधिलिंग में रूप बनेगा निश्चिनुयात और लृट लकार में रूप बनेगा निश्चेष्यति। और ची धातु के पूर्व में प्र उपसर्ग लगा देने पर ची धातु का अर्थ हो जाता है ढेर रूप में इकट्ठा करना। समपूर्वक ची धातु का भी अर्थ था इकट्ठा करना, संचय करना, पर प्रपूर्वक ची धातु का अर्थ होता है ढेर के रूप में इकट्ठा करना, अर्थात किसी चीज़ को इस तरह से इकट्ठा करना जिससे कि उसका ढेर बन जाए। अब प्रपूर्वक ची धातु के रूप चलाने भी सरल ही हैं। ची धातु के रूप से पूर्व में हम प्र जोड़ते चले जाएंगे तो हमें प्रपूर्वक ची धातु के रूप मिलेंगे। जैसे लट लकार में रूप चलेंगे प्रचिनोति, प्रचिनुतः, प्रचिन्वन्ति, प्रचिनोषि, प्रचिनुथः, प्रचिनुथ, प्रचिनोमि, प्रचिनुवः, प्रचिन्वः, प्रचिनुमः, प्रचिन्मः। लोट में रूप बनेगा प्रचिनोतु। लंग लकार में प्र अचिनोत के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि हो जाने के कारण रूप बनेगा प्राचिनोत। विधिलिंग में रूप बनेगा प्रचिनुयात और लट लकार में रूप बनेगा प्रचेष्यति। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ची धातु के कई अर्थ हैं, चयन करना, चुनाव करना, इकट्ठा करना, निश्चय करना, ये सब लोक में प्रायः प्रयुक्त अर्थ हैं। तो इनका अनुवाद करने के लिए हमें ची धातु के रूप याद होना आवश्यक है। शक धातु का भी बहुत प्रयोग होता है और प्राप धातु का भी पर्याप्त मात्रा में लोक में प्रयोग मिलता है, तो आप इन धातुओं के रूप अच्छी तरह से याद कर लें जिससे कि प्रयोग करने में आपको भी सरलता हो जाए। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जिन धातुओं के कर्मकारक के रूप में यदि किसी क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो उस कर्मकारक क्रिया का अनुवाद करने के लिए उस क्रिया के तुमुन प्रत्यांत रूप का प्रयोग किया जाता है। पिछली कक्षा में हमने इश धातु और शक धातु के प्रयोग देखे थे। ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं। आज हम दो धातुएं देखते हैं, यत और यस। यत धातु का अर्थ है यत्न करना और प्रपूर्वक यत धातु का अर्थ होता है प्रयत्न करना। लोक में यत्न करना, प्रयत्न करना लगभग समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और दूसरी धातु है यस, उसका भी अर्थ है प्रयत्न करना और यस धातु के पूर्व में भी प्र उपसर्ग लगा करके भी प्रयोग किया जाता है, तब अर्थ हो जाता है प्रयास करना। तो प्रयास करना, प्रयत्न करना दोनों एक ही बात हैं और दोनों ही आत्मनेपदी धातुएं हैं। इनके रूप सह धातु के अनुसार चलेंगे। जैसे सह धातु के रूप है सहते, सहताम, असहत, सहेत, सहिष्यते। ऐसे ही यत धातु के रूप चलेंगे यतते, यतताम, अयतत, यतेत, यतिष्यते। और प्र उपसर्ग लगा देंगे तब रूप इस प्रकार चलेंगे प्रयतते, प्रयतताम, प्रायतत, प्रयतेत, प्रयतिष्यते। यस धातु के रूप भी सह के अनुसार ही चलते हैं, बीच में केवल यकार सुनाई पड़ता है। जैसे यस्यते, यस्यताम, अयस्यत, यस्येत, यसिष्यते। सह धातु का रूप बनाता सहते,
किंतु यस धातु का रूप है यस्यते। तो बीच में केवल यकार सुनाई पड़ता है, बाकी रूप समान ही है। और पूर्व में प्र जोड़ देंगे तब प्रपूर्वक यस धातु के रूप बनेंगे प्रयस्यते, प्रयस्यताम, प्रायस्यत, प्रयस्येत, प्रयसिष्यते। तो हिंदी में भी आप देख सकते हैं हम प्रयास शब्द बोलते हैं, तो यहाँ पर भी यस से पूर्व में प्र उपसर्ग ही जोड़ा हुआ है और प्रयत्न शब्द में यत से पूर्व में प्र उपसर्ग जोड़ा हुआ है। तो प्रयास और प्रयत्न शब्द शुद्ध संस्कृत के ही शब्द हैं। आइए अपने नियम को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। डॉक्टर ने लड़के को बचाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु लड़के को बचा न सके। पहला वाक्य है डॉक्टर ने लड़के को बचाने का बहुत प्रयत्न किया। मुख्य क्रिया है प्रयत्न किया। इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रपूर्वक यत धातु का प्रयोग करेंगे। भूतकाल होने से लंग लकार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयत्न किया? बचाने का। तो बचाना यह प्रयत्न किया इस क्रिया का कर्मकारक भी है और स्वयं अपने आप में एक क्रिया भी है। अतः बचाने का इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बचाने का अर्थ है कि अनिष्ट परिस्थिति में से बाहर निकालना, अर्थात बीमारी में से बाहर निकालना। तो विपरीत परिस्थिति में से बाहर निकालने के लिए संस्कृत में उत्पूर्वक ह्री धातु का प्रयोग होता है। अर्थ होता है उद्धार करना, बचाना। उद्धार करने का मतलब भी यही है कि विपरीत परिस्थिति में से बाहर निकालना। तो यहाँ पर हम बचाने का इसका अनुवाद करने के लिए उत्पूर्वक ह्री धातु का प्रयोग करेंगे। उत्पूर्वक ह्री धातु के रूप पठ के अनुसार ही चलते हैं, पर हरति के हकार को धकार हो जाता है संधि के कारण, जो भी आपको सिखाई नहीं गई है। अतः उत्पूर्वक ह्री धातु के रूप बनते हैं उद्धरति, उद्धरतु, उदहरत, उद्धरेत, उद्धरिष्यति। और उत्पूर्वक ह्री धातु का तुमुन प्रत्यंत रूप बनेगा उद्धरतुम। तो बचाने का इसका अनुवाद होगा उद्धरतुम। कितना प्रयत्न किया? बहुत प्रयत्न किया। तो बहुत यह क्रिया विशेषण है। अतः बहुत का अनुवाद करने के लिए हम बहुप्रातिपदिक नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन में प्रयोग करेंगे। किसको बचाने की बात है? लड़के को। तो लड़का यह बचाने की क्रिया का कर्मकारक है। अतः अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसने प्रयत्न किया? डॉक्टर ने। तो डॉक्टर प्रयत्न क्रिया का कर्ता कारक है। डॉक्टर को संस्कृत में चिकित्सक कहते हैं। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा चिकित्सकः बालकम उद्धर्तुम बहु प्रायतत। शेष वाक्य है किंतु लड़के को बचा न सके। सके इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम शक धातु लंग लकार में प्रयोग करेंगे। इस वाक्य में भी बचाना सक क्रिया का कर्मकारक है और स्वयं में क्रिया है। अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। रूप वही है उद्धर्तुम। न का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का ही प्रयोग होगा। और यहाँ पर भी लड़का बचाने की क्रिया का कर्मकारक है। अतः अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो किंतु लड़के को बचा न सके इसका अनुवाद होगा किंतु बालकम उद्धर्तुम ना शक्नोत। आगे वाक्य है हो सकता है सफल न हूँ किंतु गाने का प्रयत्न तो कर ही सकती हूँ। हो सकता है इसका अनुवाद करने के लिए हम स्यात् अव्यय का प्रयोग करेंगे। हो सकता है इसके साथ जब होऊं, खाऊं, जाऊं आदि क्रियाओं का प्रयोग होता है तब हमें विधिलिंग का प्रयोग करना है, लोट लकार का प्रयोग नहीं करना है। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी विस्तार से, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो होऊं इसका अनुवाद करने के लिए हम भू धातु विधिलिंग में प्रयोग करेंगे। और ये अंडरस्टूड है कि इस वाक्य में वक्ता विभाग एकवचन का कर्ता है, अतः क्रिया उत्तम पुरुष एकवचन की प्रयोग की जाएगी। इस वाक्य का कर्ता कोई लड़की है ऐसा मान करके अनुवाद करेंगे, अतः सफल उसका विशेषण है। अतः सफल का अनुवाद करने के लिए हम सफल प्रातिपदिक स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे। तो सफल न होऊं इसका अनुवाद होगा सफला न भवेयम। आगे वाक्य है किंतु गाने का प्रयत्न तो कर ही सकती हूँ। तो सकती हूँ इसका अनुवाद करने के लिए तो हम शक धातु का ही प्रयोग करेंगे। ही का अनुवाद करने के लिए एव अव्यय क्रिया के बाद प्रयोग किया जाएगा। करना जो है वो सकना क्रिया का कर्म है और स्वयं में क्रिया भी है। अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम क्रि धातु तुमुन प्रत्यंत रूप कर्तुम का प्रयोग करेंगे। तो का अनुवाद करने के लिए तो अव्यय का प्रयोग करेंगे। क्या कर सकती हूँ? प्रयत्न कर सकती हूँ। तो प्रयत्न सकना क्रिया का कर्मकारक है। अतः अनुवाद करते समय हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयत्न? गाने का। तो आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि प्रयत्न में प्रपूर्वक यत धातु का प्रयोग हुआ है और वो प्रपूर्वक यत धातु का कर्म है गाना। तो गाना स्वयं में क्रिया भी है और प्रपूर्वक यत धातु का कर्म भी है। अतः गाने का इसका अनुवाद करने के लिए हम गा धातु तुमुन प्रत्यंत रूप घातुम का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा
किंतु घातुम प्रयत्नम तो कर्तुम शक्नोमि एव। शक्नोमि एव के बीच में यण संधि करके रूप बना सकते हैं शक्नोम्येव। अब थोड़ा अभ्यास यस धातु का कर लेते हैं। वाक्य है, वह सीमेंट की फैक्ट्री चलाने का प्रयास तो बहुत कर रहा है किंतु फैक्ट्री ठीक से चल नहीं रही है। पहला वाक्य है कि वह सीमेंट की फैक्ट्री चलाने का प्रयास तो बहुत कर रहा है। तो प्रयास कर रहा है, इसका अनुवाद करने के लिए हम प्रपूर्वक यस धातु का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयास कर रहा है? चलाने का। तो चलाने का प्रयास करना क्रिया का कर्म भी है और स्वयं में क्रिया भी है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम चाली धातु तुमुन प्रत्यंत क्रिया चालयितुम का प्रयोग करेंगे। तो का अनुवाद करने के लिए तो अव्यय का प्रयोग होगा। कितना प्रयास कर रहा है? बहुत। तो बहुत यह क्रिया विशेषण है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए बहुप्रातिपदिक नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन में प्रयोग करेंगे। प्रयास करने वाला कौन है? वह। तो वह यह कर्ता कारक है। क्या चलाने का प्रयास कर रहा है? तो सीमेंट की फैक्ट्री। सीमेंट की फैक्ट्री चलाने की क्रिया का कर्म कारक है। फैक्ट्री को संस्कृत में निर्माणी कहते हैं, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। सीमेंट वास्तव में पत्थर का चूर्ण है और संस्कृत में पत्थर को अश्मन कहते हैं, अनंत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। इसके रूप आत्मन के अनुसार चलेंगे, अतः सीमेंट की फैक्ट्री के लिए संस्कृत शब्द बनेगा अश्मचूर्ण निर्माणी। इस प्रकार वाक्य का अनुवाद होगा, सह अश्मचूर्ण निर्माणीम चालयितुम तु बहु प्रयस्यते। आगे वाक्य है, किंतु फैक्ट्री ठीक से चल नहीं रही है। तो चल रही है, इसका अनुवाद करने के लिए चल धातु का प्रयोग करेंगे। पठ के अनुसार रूप चलते हैं। ठीक से यह क्रिया विशेषण है, इसका अनुवाद करने के लिए सम्यक अव्यय का प्रयोग करेंगे। नहीं का अनुवाद करने के लिए न अव्यय का प्रयोग होगा। फैक्ट्री के लिए निर्माणी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे, तो वाक्य का अनुवाद होगा, किंतु निर्माणी सम्यक न चलती। आगे वाक्य है, यद्यपि मैंने कभी पढ़ाया तो नहीं है किंतु पढ़ाने का प्रयास तो कर सकती हूँ। पहले देखेंगे, यद्यपि मैंने कभी पढ़ाया तो नहीं है। पढ़ाया है, इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हम पाठी धातु का प्रयोग करेंगे। भूतकाल होने से लंग लकार। नहीं का अनुवाद करने के लिए नव्य का प्रयोग करेंगे। किसने नहीं पढ़ाया? मैंने। तो मैं करता हूँ, अतः अनुवाद करने के लिए हम अहम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। कभी इसका अनुवाद करने के लिए कदापि अव्यय का प्रयोग करेंगे और तो का अनुवाद करने के लिए तू अव्यय का प्रयोग करेंगे और यद्यपि का अनुवाद करने के लिए यद्यपि अव्यय का ही प्रयोग करेंगे। वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, यद्यप्यहम तु कदापि ना पाठयम। यद्यपि के साथ जब तो शब्द का प्रयोग हिंदी में हुआ हो, वहाँ पर संस्कृत में तो का अनुवाद करने के लिए जो तु अव्यय का प्रयोग होता है वो कर्ता के बाद किया जाता है। जैसे यहाँ पर भी हमने अहम कर्ता के बाद तू का प्रयोग किया है। और शेष वाक्य है, किंतु पढ़ाने का प्रयास तो कर सकती हूँ। तो सकती हूँ इसका अनुवाद करने के लिए शक धातु लट लकार में प्रयोग करेंगे। कर यह सकना क्रिया का कर्म कारक है और स्वयं में क्रिया है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम कर्तुम स्तुमन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो का अनुवाद करने के लिए तु अव्यय का प्रयोग होगा। क्या कर सकती हूँ? प्रयास। तो प्रयास करना क्रिया का कर्म कारक है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। प्रयास को संस्कृत में प्रयास ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। किसका प्रयास? पढ़ाने का प्रयास। तो आप ध्यान देंगे, प्रयास में प्रपूर्वक यस धातु का प्रयोग हुआ है और पढ़ाना उस प्रपूर्वक यस धातु का कर्म कारक है और स्वयं में क्रिया भी है, अतः इसका अनुवाद करने के लिए हम पाठी धातु तुमुन प्रत्यंत क्रिया पाठयितुम का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य का अनुवाद इस प्रकार होगा, किंतु पाठयितुम प्रयासम तो कर्तुम शक्नोमि। इस प्रकार आज हमने यत और यस इन दो धातुओं के कर्मकारक के रूप में कोई क्रिया आ जाए तो इसका अनुवाद करने के लिए तुमुन प्रत्यंत क्रिया का प्रयोग किस प्रकार करना है उसको समझा। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अन्य और धातुएं हैं जिनको आने वाली कक्षाओं में हम देखते रहेंगे। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।